नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक सिंह आज अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरे दोस्त, आज हम बायोलॉजी का एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है ब्लड। ये ब्लड हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन माना जाता है और शायद ब्लड के ही बदौलत मानव का ये जीवन संभव है। इस ब्लड को मानव जीवन का नदी भी कहा जाता है। आज हम उसी ब्लड की चर्चा करेंगे। आज हम ब्लड के ना तो आरबीसी की चर्चा करेंगे और ना ही डब्ल्यूबीसी की चर्चा करेंगे और ना ही प्लेटलेट्स की चर्चा करेंगे। आज हम केवल ब्लड के फीचर्स की बात करेंगे और इसके बाद हम आपको सेपरेट वीडियो देंगे आरबीसी के बारे में, डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स के बारे में। तो आज केवल हम ब्लड का फीचर्स जानेंगे। ये जो ब्लड है, इस ब्लड में हम आपको ऐसी जानकारी देंगे जो जानकारी ना तो आप किताबों में देखे होंगे और ना ही आप कहीं यूट्यूब चैनल पे देखे होंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इस ब्लड के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लड का अध्ययन हीमेटोलॉजी कहलाता है। सबसे पहला क्वेश्चन, ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी। ब्लड का अध्ययन हीमेटोलॉजी, ब्लड का अध्ययन हीमेटोलॉजी। अब बात करेंगे इस हीमेटोलॉजी, ब्लड के अध्ययन की शुरुआत किसने की? किसे हीमेटोलॉजी का जनक कहा जाता है, किसे हीमेटोलॉजी का फादर कहा जाता है? तो इसके लिए एक नाम आता है जिसका नाम है विलियम ह्यूसन। नाम क्या है? विलियम ह्यूसन। डब्ल्यू ह्यूसन लिखे हैं, इसका मतलब विलियम ह्यूसन, यानी हीमेटोलॉजी के जनक कौन है? विलियम ह्यूसन। ब्लड का अध्ययन हीमेटोलॉजी। अब हम बात करेंगे इस ब्लड के बारे में। ब्लड क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि ब्लड क्या है? तो ब्लड एक ऊतक है। ब्लड हमारे शरीर का एक बहुत ही कोमल, बहुत ही सॉफ्ट टिश्यू है, ऊतक है। और ये कैसा ऊतक है? तो यह एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक ऊतक है। हमारे शरीर का सबसे मुलायम ऊतक क्या है? ब्लड। और यह कैसा ऊतक है? यह एक तरल संयोजी ऊतक है जिसे इंग्लिश में कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। हम लोगों ने अभी तक ब्लड के बारे में 3 जानकारी हासिल की कि ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है, हीमेटोलॉजी के जनक विलियम ह्यूसन को कहा जाता है, और ये जो ब्लड है, ये ब्लड हमारे शरीर का सबसे कोमल ऊतक है। और ऊतक में भी कैसा ऊतक है? तो यह एक तरल संयोजी ऊतक है। अब बात करेंगे कि इस ब्लड की उत्पत्ति कहाँ से होती है। हमारे शरीर में ब्लड की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो मेरे दोस्त, आपको बता देना चाहते हैं, जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है, जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा होता है, उस बच्चे को हम लोग भ्रूण कहते हैं। और भ्रूण का विकास 3 लेयर से होता है। भ्रूण का विकास कितने लेयर से होता है? 3। इन 3 लेयरों में जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है उसे हम इंडोडर्म कहते हैं। 3 लेयर में जो सबसे अंदर वाला लेयर होता है उसे इंडोडर्म कहते हैं, और बीच वाला जो लेयर होता है उसे हम मेसोडर्म कहते हैं, और सबसे बाहरी जो लेयर होता है उसे हम एक्टोडर्म कहते हैं। तो भ्रूण के विकास कितने लेयर से होते हैं? 3। सबसे पहले इंडो का मतलब होता है अंदर, इंडोडर्म। दूसरा मेजो का मतलब ये होता है बीच, मेसोडर्म। और तीसरा होता है एक्टोडर्म, यानी ये बाहरी लेयर होता है। अब बात करेंगे किस लेयर से कौन कौन से ऑर्गन का विकास होता है, कौन कौन से ऑर्गन की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले जानेंगे इंडोडर्म। इंडोडर्म से हमारे शरीर के जितनी भी आंतरिक संरचना है, जितने भी आंतरिक पार्ट हैं, इंटरनल पार्ट हैं, उससे इसका विकास होता है। जैसे फेफड़ा, किडनी, लीवर, ग्रंथि, अमाशय, आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये जितनी भी ऑर्गन है इसका विकास इंडोडर्म वाले लेयर से होता है। जबकि मेसोडर्म वाले लेयर से ब्लड और हार्ट का निर्माण होता है। तो आपसे पूछ सकता है कि ब्लड की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो यह मेसोडर्म वाले लेयर से होती है। जबकि एक्टोडर्म से हमारे शरीर के स्किन यानी त्वचा का विकास होता है। एक्टोडर्म से किसका विकास होता है? त्वचा का, स्किन का। तो उम्मीद करते हैं कि इतना बात आपका क्लियर हुआ होगा। कितने लेयर? 3। इंडो, मेजो, एक्टो। इंडो से आंतरिक पार्ट, मेजो से ब्लड और हार्ट, और एक्टो से हमारी स्किन। इतना क्लियर। अब बात करते हैं ब्लड का फॉर्मेशन।
तो मेरे दोस्त अभी हम आपको बताएं कि भ्रूण में ब्लड की उत्पत्ति, ब्लड का शुरुआती जो फॉर्मेशन होता है वह मेसोडर्म से होता है। और मेसोडर्म के बाद जैसे ही लीवर का फॉर्मेशन होता है, इस ब्लड का फॉर्मेशन लीवर के द्वारा होता है। लेकिन बच्चे के जन्म के बाद इस ब्लड का फॉर्मेशन अस्थि मज्जा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बोन मेरो, इसका फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मेरो। यानी कोई पूछे कि हम लोग में यानी वयस्क में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मेरो। लेकिन जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो शुरुआती दौर में मेसोडर्म में होता है। और मेसोडर्म के बाद जैसे ही लीवर का फॉर्मेशन होता है, इसका फॉर्मेशन लीवर में शुरू हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं इतना चीज़ आपका क्लियर होगा। अब बात करेंगे ये जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है ये स्टोर कहाँ होता है? तो ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है ये हमारे शरीर का एक पार्ट है जिसे हम स्प्लीन या हिंदी में पलीहा कहते हैं। उसी पलीहा में यह स्टोर होता है, जमा होता है। इसलिए पलीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? स्प्लीन या पलीहा को। अब बात करते हैं इस ब्लड का पीएच मान। सबको पता है कि ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। अगर किसी भी चीज़ का पीएच मान 7 से ज़्यादा हो, अम्लीय कि क्षारीय, जाहिर सी बात है ये क्षारीय होगा। लेकिन 7.4 है, ये हल्का क्षारीय। और क्षारीय को इंग्लिश में हम बेसिक कहते हैं। यानी ब्लड का नेचर होता है बेसिक, और यह अल्केलाइन भी होता है। बेसिक एंड अल्केलाइन नेचर। अल्केलाइन किसे कहेंगे? वैसा चीज़ जो जल में आसानी से घुल जाए, वैसा चीज जो जल में घुलनशील हो, उसे हम अल्केलाइन। तो इस तरह से भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्लड का नेचर कैसा होता है। तो एक तो बेसिक होता है और दूसरा अल्केलाइन, क्योंकि यह जल में पूरी तरह से क्या हो जाता है? घुल जाता है। उम्मीद करते हैं आपका इतना क्लियर होगा। और बात बाकी कभी कभी पूछ सकता है कि ब्लड का स्वाद कैसा होता है। तो ब्लड का स्वाद नमकीन होता है। आप लोग याद कीजिए, हम लोग बचपन में गर्मी के दिनों में छोटे छोटे आम तोड़ा करते थे, जिसे आम भाषा में टिकोड़ा कहा जाता है। उसको ब्लेड से छीलते थे और उसे छीलते वक्त कभी कभी ब्लेड हमारे उंगलियों में लग जाता था और लगने से कट जाता था, ब्लड निकलता था। हम लोग तुरंत उसको मुंह में लेते थे ताकि ब्लड निकलना बंद हो जाए। उस समय आप लोगों ने इसके स्वाद का पता किया होगा। तो ब्लड का स्वाद कैसा होता है? नमकीन। इसका और भी उपाय है, सब लोग किए होंगे, लेकिन वो बताने लायक नहीं है। अमाउंट, ब्लड का अमाउंट फीमेल से थोड़ा सा ज़्यादा होता है मेल में एवरेज में 5 से 6 लीटर होता है, जबकि फीमेल में होता है 4 से 5 लीटर। लेकिन हमारे शरीर में जो ब्लड है ये कुल वजन का 7% ही होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हमारे शरीर में ब्लड कुल वजन का कितना परसेंट होता है? 7%। तो उम्मीद करते हैं इधर वाला जितना भी बात है आपका क्लियर हुआ होगा। तो फिर आगे चलते हैं। हमारे शरीर में ब्लड कितना है? पूरे शरीर में ब्लड कितना है इसका मापन कैसे होता है? तो इस ब्लड के मापन के लिए एक यंत्र होता है, एक डिवाइस होता है, जिसे हम लोग हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमोसाइटोमीटर। तो ब्लड का मापन, रक्त का मापन, रुधिर का मापन किससे होता है? हीमोसाइटोमीटर। किससे होता है? हीमोसाइटोमीटर। अब बात करेंगे कि हमारे शरीर में ये जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, इस ब्लड का जो फ्लो हो रहा है, ये ब्लड जमता क्यों नहीं है? ब्लड का क्लॉटिंग क्यों नहीं होता है? ब्लड का स्कंदन क्यों नहीं होता है? तो हमारे ब्लड में एक खास प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, जिस प्रोटीन का नाम होता है हिपेरिन। जिस प्रोटीन का नाम होता है हिपेरिन, और इस हिपेरिन का फॉर्मेशन हमारे लीवर में होता है। हिपेरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? हमारे लीवर। और ये हिपेरिन एक ऐसा प्रोटीन है जो हमारे शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। इसलिए हिपेरिन को हम लोग एंटी क्लॉटिंग भी कहते हैं। हिपेरिन को हम लोग क्या कहते हैं? एंटी क्लॉटिंग। तो आपसे पूछ सकता है कि हमारे शरीर में ब्लड के क्लॉटिंग को कौन रोकता है? हिपेरिन। ब्लड की क्लॉटिंग को कौन रोकता है? हिपेरिन। अब बात करेंगे कि जब कोई व्यक्ति ब्लड को डोनेट करता है
तो ब्लड डोनेट करने के बाद ये ब्लड लैब में अधिक से अधिक दिनों तक सुरक्षित रखे जाते हैं। आखिर क्यों इतने दिनों तक सुरक्षित रह जाते हैं? ब्लड का क्लॉटिंग क्यों नहीं होता है? तो मेरे दोस्त, इसमें कुछ खास प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं। इसमें कुछ खास प्रकार के केमिकल मिलाकर इसे अधिक दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। और इसके लिए जो न्यूनतम टेम्परेचर चाहिए, जो मिनिमम तापमान चाहिए, ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस। यानी ब्लड को सुरक्षित रखना है तो आपको 4 डिग्री सेल्सियस पर ही इसे रखना होगा। लेकिन अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए लैब में, ब्लड बैंक में कौन कौन से केमिकल मिलाए जाते हैं? तो इसमें 3 प्रकार के केमिकल खास हैं। शायद इसकी जानकारी आप लोगों को नहीं है, अभी देख लीजिए। इसमें 3 प्रकार के केमिकल है। सबसे पहला केमिकल है जिसका नाम है CPD, शॉर्ट में इसे CPD कहते हैं, जिसे हम लोग साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज कहते हैं। CPD, साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज कहते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ऊंचे लेवल के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, लेकिन आमतौर पे ऐसी जानकारी हम लोग को किताबों में नहीं मिलती है। तो पहला केमिकल है CPD, दूसरा है ACD और तीसरा है EDTA। CPD का मतलब साइट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, ACD एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज, एसिड साइट्रेट डेक्सट्रोज, और तीसरा है EDTA यानी इथेलेडाइमिन टेट्रा एसिडिक एसिड। यानी 3 प्रकार के। यानी हम शॉर्ट में जान सकते हैं कि लैब में ब्लड को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए, क्लॉटिंग से रोकने के लिए 3 प्रकार के केमिकल का यूज होता है। पहला CPD, दूसरा ACD और तीसरा EDTA। अब बात करते हैं हमारे ब्लड में, या हमारे ब्लड को 2 भागों में बांटा गया है, एक प्लाज्मा और एक ब्लड कार्पल्स, जिसे रुधिराणु कहा जाता है। और इस रुधिराणु में 3 पदार्थ होता है। एक का नाम होता है RBC, दूसरे का नाम होता है WBC और तीसरे का नाम होता है प्लेटलेट्स। ये जो RBC है, इसमें RBC की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो आपको पता होगा अगर ब्लड में RBC की मात्रा होगी तो RBC कुछ ना कुछ स्थान तो घेरेगा। क्योंकि RBC क्या है? RBC एक मॉलिक्यूल है, एक कण है, इसलिए इसे ब्लड कार्पल्स कहा जाता है, रक्त कणिका। तो RBC की मात्रा ज्यादा है तो RBC ब्लड में कुछ तो स्थान घेरेगी। वहीं RBC द्वारा ब्लड में घेरे गए स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? हीमोक्रिट। RBC द्वारा ब्लड में घेरे गए स्थान को हम लोग हीमोक्रिट कहते हैं। एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, हीमोक्रिट, हीमोक्रिट, हीमोक्रिट। 3 प्रकार के केमिकल से ब्लड को अधिक दिनों तक जमने से रोका जा सकता है। CPD, ACD, EDTA 3 प्रकार का केमिकल है। हीमोक्रिट, RBC द्वारा ब्लड में घेरा गया स्थान क्या कहलाता है? हीमोक्रिट। अब बात करेंगे, सबको पता है ये जो ब्लड है, इस ब्लड का कलर लाल होता है। किसके कारण? तो ब्लड का कलर हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। ब्लड का कलर किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन। ये जो हीम है, हीम एक प्रकार का पिगमेंट है और इसमें एक चीज जुड़ा है, ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है और दोनों को मिला के कहा जाता है हीमोग्लोबिन, जिसके कारण हमारा रक्त क्या होता है? लाल। हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा रोल है हमारे रक्त में। यह ऑक्सीजन को ढोने का काम करता है। इसलिए कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन करता है? ऑक्सीजन का वाहक किसे कहा जाता है? हीमोग्लोबिन को। जब ये ऑक्सीजन को ढोता है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ढोता है। किस फॉर्म में? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसे हम शॉर्ट नेम और केमिकल नेम कहते हैं HbO2, जिसे HbO2 कहा जाता है। अब बात करेंगे, इस धरती पे बहुत सारे जीव हैं जिनका ब्लड का कलर लाल नहीं होता है। अनेक कलर के ब्लड इस धरती पे पाए जाते हैं, जिसमें कुछ खास है जो आपको बता दे रहा है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले जानते हैं कॉकरोच।
कॉकरोच के जो रक्त का कलर होता है ये सफ़ेद होता है, और सफ़ेद होता है तो किसके कारण? जैसे हम लोग के ब्लड का कलर लाल है, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। तो कॉकरोच के रक्त का रंग सफ़ेद होता है, किसके कारण? हीमोसाइनिन के कारण। किसके कारण? हीमोसाइनिन, एक खास प्रकार का प्रोटीन और पिगमेंट होता है जिसे क्या कहा जाता है? हीमोसाइनिन। आप लोगों ने नाम सुना होगा ऑक्टोपस। 11th-12th में या 9th-10th में एक नाम आता होगा ऑक्टोपस। ऑक्टोपस एक जीव है और इसके ब्लड का कलर नीला होता है। ऑक्टोपस के ब्लड का कलर कैसा होता है? नीला। ऑक्टोपस के ब्लड का कलर कैसा होता है? नीला। इतने सारी चीज़ों के बाद हम जानेंगे कि ये जो ब्लड है, इस ब्लड का काम क्या है। आखिर हमारे शरीर में जो ब्लड है, इस ब्लड की हम उस समय से जानकारी ले रहे हैं। इसका कुछ तो फंक्शन होगा, कुछ तो वर्क होगा, कुछ तो कार्य होगा। इसके कार्य की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ब्लड का पहला कार्य परिवहन करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है। आखिर किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन करता है? तो जो भी हम लोग भोजन लेते हैं, उस भोजन से जो भी पोषक तत्व की प्राप्ति होती है, उस पोषक तत्व को हमारे शरीर के एक एक हिस्से तक पहुंचाने का काम इस ब्लड का होता है। और उस पोषक तत्व में कौन कौन से पोषक तत्व का परिवहन करता है? तो ये करता है ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, हार्मोन, ऑक्सीजन, CO2। इतनी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है? ब्लड। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, ये सारे पोषक तत्व हैं। हमारे शरीर में जो हार्मोन का सेक्रेशन होता है, इस हार्मोन को शरीर के एक एक अंग तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ब्लड। ऑक्सीजन को ले जाना, लाना, ये किसका काम होता है? ब्लड का। अब बात करेंगे दूसरा, ताप नियंत्रण। ये जो ब्लड का सर्कुलेशन है, ये हमेशा हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और इस सर्कुलेशन के कारण हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है वो एक समान बना रहता है। शरीर का टेम्परेचर एक समान, इसलिए हम लोग समतापी जीव हैं। कैसे जीव हैं? समतापी, यानी सम का मतलब बराबर। हमारे शरीर का टेम्परेचर हमेशा बराबर होता है, चाहे वह ठंड का दिन हो चाहे गर्मी का। किसी भी परिस्थिति में अगर किसी व्यक्ति को बर्फ में भी डाल दिया जाए, फिर भी उसके शरीर का टेम्परेचर एक समान होगा। इसलिए हम लोग कैसे जीव हैं? समतापी, यानी ये हमारे टेम्परेचर को बरकरार रखता है। तीसरा, ये जो ब्लड है, कुछ अवशिष्ट पदार्थ, कुछ अनुपयोगी पदार्थ का उत्सर्जन करता है, एक्सक्रेशन करता है। उत्सर्जन में किसका? यूरिया, अमोनिया, CO2, क्रेटेनिन, इन सारे अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन भी करता है। यानी पहला काम परिवहन, फिर दूसरा काम टेम्परेचर मतलब ताप नियंत्रण, और तीसरा ये उत्सर्जन भी करता है। ये जो ब्लड है, ये स्कंदन में सहायक होता है। स्कंदन यानी हमारे शरीर के अंदर ब्लड जमे नहीं, इसके लिए सहायता कर। दूसरा, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, WBC। ये क्या करता है? ये हमारे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता से बचाता है। आज इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में कितने लोग कोरोना से प्रभावित होकर भी कोरोना की जंग को जीत लेते हैं? इसका सबसे प्रमुख कारण है हमारा ब्लड। ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए अपने प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखिए, इम्यून सिस्टम को बनाए रखिए। आपका WBC मजबूत होगा तो आप हर एक जंग को जीत सकते हैं। इसलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हम बात करेंगे, इस ब्लड को दो भागों में बांटा गया है। यानी ब्लड में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक तो तरल पदार्थ होता है लिक्विड, और एक ठोस पदार्थ होता है। जो तरल पदार्थ होता है उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, और जो ठोस पदार्थ होता है उसे हम लोग रक्त कणिका ब्लड कार्पल्स कहते हैं, जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट। आइए थोड़ा सा जानते हैं कि ये 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। अगर इसके क्वांटिटी के अनुसार देखा जाए तो सबसे अधिक क्वांटिटी किसका है, फिर किसका और फिर किसका, और साइज के अनुसार देखा जाए तो RBC की साइज बड़ी कि WBC की साइज बड़ी कि प्लेटलेट्स की साइज बड़ी। अगर क्वांटिटी की बात की जाए तो सबसे अधिक क्वांटिटी होता है RBC का। सबसे अधिक क्वांटिटी किसका होता है? RBC। इसके बाद होता है प्लेटलेट्स,
और इसके बाद होता है WBC। सबसे अधिक होता है क्वांटिटी RBC, फिर होता है प्लेटलेट्स और फिर होता है WBC। देखिए WBC इतना कम होने के बावजूद भी हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बनाए रखता है, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इसके साइज की बात करें तो सबसे बड़ा साइज होता है WBC का, इसके बाद होता है प्लेटलेट, अब सबसे लास्ट में सबसे छोटा साइज होता है RBC का। सबसे छोटा साइज किसका? RBC। एक बार फिर से अगर क्वांटिटी के अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले RBC के बाद प्लेटलेट्स के बाद WBC। सबसे पहले RBC के बाद प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स के बाद WBC। अगर साइज के अनुसार देखा जाए तो सबसे पहले WBC, प्लेटलेट्स, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, RBC। क्वांटिटी के अनुसार RBC, प्लेटलेट्स, WBC। साइज के अनुसार WBC, प्लेटलेट्स, RBC। कोई समस्या? तो ये था आज ब्लड के बारे में कुछ जानकारी। इसके बाद हम लोग ब्लड के पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे RBC के बारे में, हम लोग बात करेंगे WBC के बारे में। आखिर क्यों WBC हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है, कैसे रोगों से बचाता है, कैसे लोग कोरोना की जंग को जीत जा रहे हैं इम्यून सिस्टम की बदौलत। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक बड़े से ब्रेक के बाद। इस बात के लिए सॉरी, क्योंकि संसाधन की बहुत कमी है, थोड़ा सा क्वालिटी कम होगा, लेकिन आपके इन्फॉर्मेशन में कोई कमी नहीं होने देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।